हेलो फ्रेंड्स, ये जो हम सेक्शन देख रहे हैं ये मैथमेटिक्स का सेक्शन है। प्रीवियस ईयर पेपर का ही आपके रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके जो क्वेश्चंस हैं जो मैथ्स के, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखेंगे, बाइलिंगुअल। और इम्पॉर्टेंट बात, जो भी आपको लगता है समझ नहीं आया नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको रिपीटेड वे में मिलेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन क्वेश्चंस को लगाना प्रीवियस ईयर पेपर के। ये क्वेश्चन आपको दिया है, इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। स्टार्ट इंग्लिश से करते हैं। टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट एक्स पॉइंट एक्स। पी क्यू इज अ सिंपल कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल टचिंग द सर्कल, ओके, एट द पॉइंट पी एंड क्यू। हिंदी में भी कुछ पार्ट देख लेते हैं। दो वृत्त बाहितः, दो वृत्त बाहितः क्या है, बिंदु एक्स पर ओ, बिंदु एक्स पर क्या हो गए, ये वृत्त सही नहीं बना, वेट वेट, अरे यार वेट, अब ब्रश सही बन जाएगा। बिंदु एक्स पर क्या है, ये टच कर रहे हैं। पी क्यू दोनों वृत्तों के साथ सामान्य उभयनिष्ठ रेखा है। देखो उभयनिष्ठ रेखा एक तो ये हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कौन सा होगा, एक ही पॉइंट होगा जो कि एक्स दे रखा है। अब दो पॉइंट की बात की पी क्यू की, तो डेफिनेटली ये रेखा जो है यहाँ से गुजर रही। अब आप कहोगे कि यहाँ से भी तो गुजर सकती है, अरे भाई दोनों बराबर होती हैं, तो हमें इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि नीचे से यहाँ पे हम बनाएं इसको या यहाँ बनाएं। अब इसके बाद बोला जो वृत्तों पी और क्यू पर स्पर्श करती है यदि वृत्तों की त्रिज्या कैपिटल आर, तो हम इसको ले, देखो अब हमने ये छोटा वाला वृत्त जो है उसको हमने स्पर्श रेखा क्या मान लिए, क्यू मान लिए, क्योंकि यहाँ पर बोला है पी और क्यू, और पी के लिए कैपिटल आर दे रखा है, तो हमें ये समझने में आसानी हो जाएगी कैपिटल आर से मतलब जो बड़ा वृत्त। ठीक है जी, तो ये सेंटर पॉइंट है और ये कैपिटल आर रेडियस है, ये स्मॉल पॉइंट है और इसकी स्मॉल आर रेडियस है। ओके जी, तो ये क्या है, स्मॉल आर। अब आपसे पूछा है पी क्यू स्क्वायर क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर क्या होगा। तो भाई देखो इसके लिए सबसे खास बात ये कि जब आप इस तरह से इसको डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा ये, और इसकी टोटल जो लेंथ है इस पॉइंट से लेके इस ओ डैश से लेके ओ तक की कितनी हो जाएगी, आर प्लस की कैपिटल आर प्लस की स्मॉल आर हो जाएगी। अब सेम इसी में इसके पैरेलल एक लाइन बनाने लगे तो ये लाइन क्या होगी, सेम ये वाली लाइन होगी, बिल्कुल सेम लेंथ होगी इसकी। और यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर आप देखोगे अंतर, ये तो आर है स्मॉल आर और ये कैपिटल आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आर माइनस के आर हो जाएगा। आपको ओ ओ डैश पता है, अगर मैं इस डायग्राम को अगेन बनाऊँ कुछ इस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ओके, अब ये क्या होगा, ये हो आर माइनस के आर, ये क्या होगा, ये होगा, ये आपको पता नहीं क्योंकि यही तो आपसे पूछा है क्यू पी। और ये क्या होगा, ये होगा आर प्लस की स्मॉल आर। बस ये क्वेश्चन इजीली हो जाना है किससे, पाइथागोरस से। निकाल दो भाई, आर प्लस के आर का होल स्क्वायर माइनस के क्या, आर माइनस आर का होल स्क्वायर, और इसका पूरे का क्या अंडर रूट किसके बराबर होगा भैया, पी क्यू के बराबर होगा। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, पी क्यू की आ गई आर स्क्वायर यानी कि 4 r स्क्वायर, यानी कि 2 r। ये क्या हो जाएगा, आर आर कट जाएगा यहाँ से, माइनस के आर, ये कितना 2 और 2 4 r, 4 r। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके जी, अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है पी क्यू स्क्वायर पूछा है, तो डेफिनेट इसका स्क्वायर कर दोगे तो टर्म क्या आ जाएगी, 4 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर क्या आ जाएगी, इसकी टर्म आ जाएगी। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने 1975 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 12% की प्रॉफिट पर क्या कर दिया, इसको सेल आउट कर दिया। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आइटम। 1975 रुपये में ख़रीदा है, 12% निकालो, इसको 12% निकाल के इसमें जोड़ दो। 12% कितना आ गया, 12×5 = 60 आ गया, यानी कि 0 6 12×7 = 84, 84 और 6 = 90, 12×9 = 108, 8 और 16 = 17, 17 7 11, 12 कम 12, 11 दूनी 22 और 1 23। तो कितना हो गया, 237 रुपये हो गया। अब 237 रुपये को इसमें जोड़ोगे तो 7 और 5 12 का 2 1, एक का 7 और 3 10 और 1 11 का 1, 10 और 2 12 का 2 और 1 कितना हो गया, 22। तो 12 इसका क्या हो गया, परफेक्ट ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अब इसके बाद आते हैं इसमें कि x⁻² प्लस x⁻1/3 = 2 को सेटिस्फाई करने के लिए x के मानों का योग क्या होगा, x के कितने मान संभव हैं। तो पहली बात तो x के मान निकालेंगे, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसमें पुट करके देख सकते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, और फिर इसने टोटल पूछा, टोटल भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये पुटिंग मेथड, दूसरा ये है कि आप इसको प्रॉपर सॉल्व करो। तो मैं पहले प्रॉपर सॉल्व वाला तरीका बता देता हूँ कि इस टर्म को पूरा क्यूब करोगे,
एक्स की पावर 2/3 प्लस के एक्स की पावर 1/3 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जब आप क्यूब करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये बराबर में कितना आ जाएगा भाई, ए क्यूब कितना होता है एक्स स्क्वायर, बी क्यूब कितना होगा एक्स की पावर 1 प्लस के 3 इंटू गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा एक्स, और ये कितना आ जाएगा एक्स की पावर 2/3 प्लस के एक्स की पावर 1/3, जिसको क्या हमने 2 से रिप्रेजेंट यहाँ पर किया हुआ है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा बराबर 8। तो ये सॉल्व होने पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 3 दूनी 6 और एक 7x माइनस के 8 इक्वल टू क्या 0। इसको सॉल्व आउट करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के ये कितना माइनस के 8x और कितना प्लस के x माइनस के 8 इक्वल टू 0। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी माइनस के 8, सॉरी मैंने प्लस के 8 लिख दिया यहाँ पर, माइनस के 8 माइनस का 8 हो जाएगा 7, सॉरी ये क्या है यहाँ पर हो जाएगा प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तभी तो ये प्लस 7x आएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 8 यहाँ से और प्लस के 1, बिल्कुल। तो इसने पूछा है कि मानों का योग जोड़ दो इनको, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 7 आ जाएगा यहाँ से करने पर। अदरवाइज क्या करोगे, सेकंड जो है आपके पास तरीका, यहाँ से वैल्यू पुटिंग करोगे, और वैल्यू पुटिंग किस तरह से करोगे कि आप देखोगे कि क्यूब ऐसा नंबर लें एक्स का जिसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो एक ले सकते हैं, एक 8 ले सकते हैं, एक 27 भी मन में आ सकता है, एक 64 आ सकता है, अभी यहाँ तक रखो। अब एक का यहाँ पर क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा, तो एक का स्क्वायर एक प्लस के एक क्या 2 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2, 2 दूनी 4 प्लस के क्यूब रूट रख लो इसका 2, तो ये तो 6 हो रहा है। लेकिन अगर सोचने वाली बात है, अगर यहाँ पर मैं माइनस लगा देता तो क्या ये 2 होता, अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर माइनस लगा दूँ तो ये टर्म तो प्लस में आएगी जो कि 4 आ रही है, ये टर्म किस में आती माइनस में, तो 4 माइनस की 2 क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो डेफिनेटली इसमें 2 ही वैल्यू फिक्स हो गई, बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका कारण ये टर्म किस में है, एक्स स्क्वायर में है, तो इसके बाद आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका माइनस के 7। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पी और क्यू एक साथ काम करने में 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू अकेले एक काम को 10 डेज में करता है। इन हाउ मेनी डेज कैन पी अलोन कंप्लीट द टास्क। ओके, पी और क्यू काम पूरा कर रहे हैं 6 दिन में, क्यू अकेले काम पूरा करता है 10 दिन में। तो पी अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले क्या निकालो, एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आ गया भैया 30। तो यहाँ पर किसका गुणा करें 30 हो जाए 3 का, यहाँ पर किसका गुणा करें 30 हो जाए 5 का। तो 5 ईंट पी और क्यू ने मिलकर उठाई और क्यू ने अकेले 3 ईंट उठाई हैं। तो यहाँ पर जो बची ईंट हैं 2, वो कौन उठा रहा होगा, वो डेफिनेटली पी उठा रहा होगा। तो 2 में किसका गुणा करें कि 30 आ जाए, तो 15 का। तो डेफिनेटली अकेला काम पी कितने दिन में पूरा कर लेगा, 15 दिन में इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि 3 वर्षों के अंत में जतिन को कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि उसने 5,000 रुपये की चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया है, और पहले वर्ष की ब्याज दर 4% और दूसरे वर्ष की 3% और तीसरे वर्ष की कितनी रही है 2% रही है, एंड द 2% फॉर द थर्ड ईयर। क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर इसने 5,000 रुपये की राशि की बात की है। 3 वर्षों के अंत में धनराशि प्राप्त हुई यदि उसने 5,000 रुपये को चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया है। 5,000 रुपये को निवेश किया है और पहले वर्ष 4% पर इंटरेस्ट मिला है। तो 4% इंटरेस्ट निकाला तो निकाल दो इसको, 4 पर 200 रुपये मिला है, मतलब कि अब रेट कितनी धनराशि हो गई, वो मिश्रण कितना हो गया 5200 रुपये हो गया। दूसरे साल 3% लगा है। तो चक्रवर्ती लगा हो चाहे कैसी भी लगा हो, जब पर ईयर की बात की है तो वो साधारण की तरह काम करेगा। तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 156 रुपये और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 56, 300 और 53, 56। अब इसके बाद इसने बोला है कि 2% अगेन और लगा है। तो 2% कितना हो गया इसका, 2 छिकी 12, 1 2 पंजे 10 और 1 11, 1 2 3 6 और 1 7 और 2 पंजे 10, यानी कितना 107.12 रुपये क्या हो जाएगा इसका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, वो सॉरी चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। अब इसके बाद इसको जोड़ दो चक्रवर्ती ब्याज को, तो कितना हो जाएगा 0.12 वाला आंसर होगा, तो ये तो कट जाएगा 0.12। इसके बाद 7 और 6 13, 3 और 63 और ये कितना हो जाएगा 54, 63.12 शुड भी आंसर। ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। नल ए
खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। टुगेदर विद पाइप बी इट कैन फिल अप द एम्प्टी सिस्टर्न एंड इन 12 आवर। तो इसने आगे बोला है कि नल बी अकेले खाली टंकी को कितने घंटे में भर देगा। ए भरा है कितने, 14 घंटे में। नल बी के साथ एक खाली टंकी को जो है 12 घंटे में भर सकता है, मतलब ए और बी दोनों जुड़ जाएं तो ये 12 घंटे में काम कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर अगर बी का देखें तो आप ये मत सोचना कि दोनों मिलकर 12 घंटे में भर रहे हैं और वैसे 14 घंटे में भरता तो इसको 2 घंटे का थोड़ा फ़ायदा हो गया तो यहाँ पर 2 घंटे लिख दो। नहीं, ऐसा मत लिख देना गलती से। सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। कभी भी इनको ना तो जोड़ सकते हो ना घटा सकते हो, किसको, डेज को या टाइम को या हार को, जो भी यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। तो एलसीएम निकालो तो एलसीएम कितना हो गया, 7 गुणा 2 गुणा 6 यानी 12 सत्ते 84, इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो 14 चिक्की 84 और 12 सत्ते क्या होगा, 84। दोनों ने मिलकर 7 ईंट उठाई। ए ने कितनी, 6 ईंट उठाई, तो इसका मतलब एक ईंट कौन ने उठाई है, बी ने उठाई है। तो बी में किसका गुणा करेंगे, 84 आ जाए, 84 का 84 क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको ये पता करना है इनमें कि इनमें जो है आपका एलसीएम क्या आएगा ओनली। यदि टंकी नल पी जो द्वारा 32 मिनट और नल क्यू द्वारा 36 मिनट में भरी जा सकती है, जब यह भरी हुई होती है, और नल आर द्वारा 20 मिनट में खाली की जा सकती है, यदि इन तीनों नल एक साथ जुड़े हैं, तब आधी टंकी कितने टाइम में भर जाएगी। ओके जी, इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। हाफ ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड इन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लेंथ देख के घबराना मत, बस आप क्या है एक बार में ही सांस रोक के करते हुए चलना। इसने बोला पी द्वारा कितना टाइम लगता है, 32 मिनट लगते हैं भाई। क्यू द्वारा कितने टाइम लगता है, क्यू द्वारा 36 मिनट लगते हैं। खास सोचने वाली बात यह है कि नल पी भी भरने का काम कर रहा है, क्यू भी भरने का काम कर रहा है। जब ये भरी होती है तो आर द्वारा खाली हो जाती है। तो आर किसका काम कर रहा है, खाली करने का कर रहा है, जो मैं माइनस में दिखा रहा हूँ। जो कितना टाइम ले रहा है, 20 ले रहा है, 20 मिनट, सभी मिनट में। अब इसके बाद अब आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, सबसे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया इसका, 180 आएगा क्या, 8 चौका 32, 80 कितना, 360 लेते हैं क्या, 360 भी नहीं आएगा। 320 ले, 320 भी नहीं ले सकते, 720 भी नहीं ले सकते। कौन सा लेंगे यहाँ पर, 8 चौक 32, 9 चौक 36 और 5 चौक 20। तो आप 4 तो कॉमन ले लो और साथ में 8 हो जाएगा। 8 चौक 32 तो कॉमन आ ही गया, 9 भी आ गया और साथ में 5 भी आ गया। तो कुछ कुल मिला के ये एलसीएम आ गया। अब ये एलसीएम आ गया तो यहाँ देखो कि 20 में किसका गुणा करें कि ये एलसीएम हो जाए। तो यहाँ पर 5 चौक 20 हो गया, तो 8 बच गया, 8 नम 72 हो गया, सिंपल सी बात। अब इसे 36 में किसका गुणा करेगी, एलसीएम आ जाए। 36 किससे बनाए मिलकर, 9 और 4 से बनाए, तो 9 यहाँ से आ गया, 4 यहाँ से आ गया, यहाँ पर कितना बच गया, 8 बच गया, यहाँ पर 5 कितना हो गया, 40 हो गया। 32 घट गया, कितना 9 45 हो गया। तो ये आपके क्या आ गई, कैपेसिटी आ गई। इसको बोलते हैं कैपेसिटी या ईंट उठाने की क्षमता। अब आपसे बोला है कि यदि तीनों नल एक साथ खुले हैं तब आधी टंकी कितने टाइम में भर जाएगी। फाइनल क्या हो रही है, टंकी भर रही है, वो भी कौन सी, आधी। तो पहले ये पता करते हैं कि अगर पी 45 ईंट उठाता है, क्यू 40 ईंट उठाता है, तो दोनों मिलकर कितनी ईंट उठा पाएंगे, 85। जिसमें से 72 ईंट कौन तोड़ देगा, आर तोड़ देगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, माइनस कर रहा है, तोड़ देगा। तो कितनी ईंट बचेंगी, 13 ईंट बचेंगी। सिंपल सी बात है, जब 13 ईंट बचेंगी, किस में, पूरे सिनारियों में, आधे सिनारियों में कितनी ईंट बचेंगी, 13/2 बचेंगी। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम बात करें कि आधी टंकी की, तो आधी टंकी के लिए कितनी ईंट बचेंगी, फाइनली 13/2 बचेंगी, क्योंकि पूरी टंकी के लिए कितनी बच रही थी, 13 बच रही थी इनकी मारामारी में। तो आधी में कितनी बचेंगी, 13/2। सिंपल सी बात है, यहाँ पर किसका गुणा करूँ कि ये जो है वापस से एलसीएम आ जाए। तो सिंपल सी बात है, x गुणा 13/2 बराबर के 5 गुणा 9 गुणा 13, तो 32। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या है, 13 नीचे जाएगा और 2 ऊपर जाएगा, और 13 से तो किसी का डिवाइड जाएगा नहीं, तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 13 अपॉन में है। इसको आप आंसर टिक कर सकते हो डायरेक्ट। ये क्वेश्चन को करने का तरीका था, सिंपल तरीके से आप इसको क्वेश्चन को लगा सकते हो। अब इसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन तो सिंपल सा बॉर्ड मास का, इसको कर लेना। टेन थीटा पूछा है, टेन थीटा दिया है आपको 4/3। तो टेन थीटा दिया है तो सबसे पहले क्या करोगे, टेन थीटा, थीटा बराबर क्या हो, टेन थीटा बराबर क्या, लंब बटा आधार। तो ये लंब है, ये आधार है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, पाइथागोरस से 5। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि 4/5। और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी 3/5। तो कितना हो जाएगा ये, 8/5, 4 और 3 सॉरी 7/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब इसके बाद बात करते हैं इसमें नेक्स्ट की,
0.3 अपॉन में 1000 किसके बराबर है? 0.3 अपॉन में 1000 है। देखो भाई पॉइंट से तो पहले पॉइंट हटा दो, नीचे जीरो लगा दो। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, कितनी जीरो हैं? ये हैं 4 जीरो, तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। या फिर इसको क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 4 लिख सकते हो, ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है इसमें, कोई भी मिसमैच नहीं है। इस क्वेश्चन पर आते हैं। इसने क्या बोला है, पी और क्यू दिया है। पी जो है 3/5 और 2/7 का योग है। क्यू इतना दे रखा है, तो पी इंटू क्यू क्या होगा? तो भैया पी निकाल दो, 3/5 एलसीएम नहीं कर सकते क्या? 2/7 कितना होगा? 7 5 35, 7 21 और 5 दूनी 10, यानी कि कितना हो जाएगा? 31/35 गुणा 15/31। तो 31 से कट गया 31 और 5 दिए 15, 5 7 35, तो 3/7 उसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 18 साल पहले साइरस मिस्त्री की आयु निखिल अरोड़ा की आयु की 2.5 गुना है और उनकी वर्तमान आयु कितनी है? उनका योग है 52 साल। तो उनसे पूछा निखिल की आयु कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, 18 साल पहले की बात कर रहा है कि 18 साल पहले ये साइरस है और ये निखिल है। ये साइरस और ये क्या है? निखिल। तो जो साइरस है वो निखिल की आयु का क्या है? 2.5 गुना है। निखिल की आयु का क्या है? 2.5 गुना। अब इसने बोला है 2.5 गुना है, तो हम ये मान लेते कि ये 2.5x है और ये कितना है? ये अपना x है। तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है? उनकी वर्तमान आयु योग बिन में दे रखा है। 18 साल पहले की जो है आपसे यहाँ पर गुने की बात की है और वर्तमान में बोला है कि बिन में साल के हैं दोनों लोग। तो बिन में साल के हैं, तो 18 साल पहले की बात करें तो वहाँ पर साइरस का भी कम होगा 18 और निखिल का भी कम होगा। तो मैं 18 दूनी 36 अगर इससे कम कर दूँ तो मुझे 18 साल पहले की इनकी आयु का योग पता लग जाएगा, जो कितना होगा? 12 में से 6 गए तो 6 और 8 में से 3 गए तो कितने? 56। सिंपल सी बात। अब इसके बाद देखें कि 18 साल पहले इनकी आयु का योग इस अकॉर्डिंग निकाले तो कितना हो जाएगा? ये 3.5x हो जाएगा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 56 के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब x बराबर कितना होगा? 56/3.5। और 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3.5 को मैं लिख सकता हूँ 7/2। 7 8 56, 8 दूनी 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो यहाँ से साइरस की जो एज है, आपको मतलब किसके? आपको निखिल की एज निकालनी है वर्तमान वाली। तो आपको निखिल की एज पता लग गई कितनी? 16। 18 साल पहले पता लगी है, तो अभी कितनी हो जाएगी? 16 दूनी 32, 33 और 34 इसकी एज हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसने बोला है कि जब एक घड़ी, ओके, जब एक घड़ी, यहाँ पर अपराह्न की बात की है कि अपराह्न, अपराह्न का मतलब दोपहर 6:45 का समय, मतलब कि 6:45 से मतलब कि शाम वाला टाइम एक तरह से। तो इसके घंटे की सुई, तो इसके घंटे की जो सुई है, देखो 6 बजने का मतलब होता है ये, और 45 बजने का मतलब होता है यहाँ पर ये 7 है, ये 8 है, और ये डेफिनेटली कौन होगा? 9 होगा, ये 8। अब इसका मतलब 6:45, 6:45 मतलब यहाँ ये बज रहे होंगे 6 कुछ मिला के 45, यानी कि ये मिनट वाली सुई है, ये तो फिक्स इस पर होगी, ये तो कन्फर्म। और जो हार वाली सुई होगी वो लगभग 7 के निकट होगी, थोड़ी सी निकट होगी, तो कुछ इस तरह से बज रहे होंगे। 7 पर नहीं होगी लेकिन 7 के निकट होगी, यहाँ हो सकती है। अब इसके बाद इसने बोला है कि तो इसकी घंटे और मिनट की सुई के बीच में निर्मित दो कोणों का सबसे न्यूनतम माप क्या होगा? ये इसने थीटा पूछा है। सिंपल सी बात है, आपसे पूछा है कि ये थीटा, इसने न्यूनतम क्यों बोला है? क्योंकि ये भी एक एंगल हो सकता है जो कि क्या होगा? दीर्घतम एंगल होगा। तो इसलिए यहाँ इसने जो है न्यूनतम बात बोल दी। अब आप कहोगे ऑप्शन देख के पता लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे आप ऑप्शन देख के, लेकिन उसका कहने का एक फ़र्ज था। इस क्वेश्चन को बिना किसी फॉर्मूले के बहुत आसानी से देखेंगे, बस समझते हुए चलना कि क्या किस तरह से हो रहा है। यहाँ देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि ये एक घड़ी है जिसमें इस तरह से कुछ टाइम हो रहा है जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, ये 6:45, तो ये कितना एंगल होगा? ये होगा भैया 90 डिग्री। ये बात खास बात है, समझने आनी चाहिए। ये 90 डिग्री होगा। अब मैं बोलूँगा इनको 3 सेगमेंट में तोड़ दो, तो 3 सेगमेंट में तोड़ोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं बोलता हूँ कल को कि भाई ये एक घड़ी और है और इसमें यहाँ पर एक टाइम ये बन रहा है बिल्कुल ये, और ये 7 पर है ये सुई, ये 6 पर है जो कि पॉसिबल नहीं है, घड़ी ख़राब हो गई है, तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? 30 होगा। सेम यहाँ के लिए भी 30 होगा। कितना? ये एंगल भी 30 होगा। और इस तरह से 3 सेगमेंट बनेंगे इसके। तो मैं इसमें 3 सेगमेंट बना लेता हूँ इस तरह से कुछ 30 डिग्री, ओके 30 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है जी, ये तीनों 30 30 30 डिग्री के होंगे। अब इसमें क्या होगा? ये क्या होगा? अब देखो यहाँ पर कि ये जो लाइन है
ये आपके 7 एंड 6 के क्या है बीच में है, 7 एंड 6 के बीच में है। और इस 7 से लेके 9 तक के एंगल्स का टोटल कितना है, ये 30 प्लस के 30 यानी कि 60 डिग्री। ये तो फिक्स है कि यहाँ प्लस ये बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। आप डायरेक्ट या तो इस तरह से चलो या फिर ये देख लो कि अगर आपको ये और इसके बीच में एंगल पता लग जाए तो 90 में से घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। अब इसको पता करते हैं, तो इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, इसी डायग्राम में थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। वेट, ओके। अब ये क्या है, ये हैं 7 बज रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखते हुए चलना। ये हैं 6। अब इसमें देखो 6, यहाँ पर कितने हैं, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और ये अपना 60 मिनट। 60 मिनट में ये पूरे हार का जो टाइम है ये 1 घंटा है 6 से 7 में। इसी में हार वाली सुई क्या करेगी, घूमती रहेगी। 15 मिनट पर ये 1/4 भाग पे आ जाएगी। जस्ट आधा घंटा होगा तो ये बीच में आ जाएगी बिल्कुल। और जैसे ही 45 मिनट होंगे तो ये 3/4 पार्ट पर आ जाएगी। ये बात सभी को समझ में होनी चाहिए। अब इसके बाद देखो ये कौन से पार्ट पर है, ये 45 पर है, मतलब ये पार्ट कौन सा है, ये बिल्कुल 3/4 वाला पार्ट है। यानी कि इसमें कितना टाइम लग रहा है, 30 डिग्री का लग रहा है, जिसमें से हम कौन से पार्ट पर हैं, ओनली 3/4 पार्ट पर हैं। यानी कि ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल का वो कितना होगा, इंटू 3/4 होगा। तो करके देखोगे तो कितना आएगा, 22.5 डिग्री आएगा। बस आपको क्या करना है, 90 डिग्री में से यहाँ से लेके ये वाला जो एंगल है, ये वाला कितना है, 22.5 आएगा, क्योंकि 7.5, 7.5, 7.5 और 7.5 कितने हो गए टोटल, 30 हो गए ना। तो 30 में से आप क्या करो, ये जो है 22.5 को घटा लो, या तो 7.5 प्लस के 60 कर लो, या फिर ये जो है 22.5 है आपका, ये कितना निकल के आया यहाँ से, 22.5 डिग्री निकल के आया। तो इस कंप्लीट एंगल 90 डिग्री में से 22.5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 67.5 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। एक एक सेगमेंट, कितने सेगमेंट होंगे इसमें, 4 सेगमेंट होंगे। तो एक सेगमेंट जो है वो कितने डिग्री का होगा, जब पूरे सेगमेंट 30 डिग्री के हैं तो यहाँ पर एक सेगमेंट होगा भैया कितने का, ये होगा 7.5 डिग्री का। तो 3 कितने होंगे, 22.5 के। तो बस 90 में से घटा लोगे, सिंपल सोबर क्यूट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है इसने कि 4 स्किल्ड वर्कर हैं, कैन डिग ए पॉन्ड इन 8 डेज, वेयर एज इट टेक्स 8 अनस्किल्ड वर्कर 12 डेज टू डिग इट। मतलब कि ये खोदने की बात कर रहा है। 4 कुशल, के फॉर कुशल और अकुशल, ए फॉर अकुशल, सिंपल सी बात। तो 4 कुशल 8 दिन तालाब खोद सकते हैं। 4 कुशल कितने दिन, 8 दिन तालाब खोद दिया पूरा एक तालाब। और 8 अकुशल 12 दिन, कितना तालाब, वही एक तालाब। ऐसा तालाब खोदने में 3 कुशल और 12 अकुशल मजदूरों को कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले ये पता करो कि ये दोनों तालाब खोद रहे हैं, इनमें कुशल और अकुशल के बीच में क्या रिलेशन है। तो डी से डी कट गया, 8 से 8 कट गया, 4 से कितनी बार कट गया, 3 कट गया। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि एक कुशल मजदूर 3 अकुशल मजदूर के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसके बाद चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कि ऐसा तालाब खोदने में 3 कुशल चाहिए और 15 अकुशल लोग चाहिए, तो कितने दिन लगेंगे, इसने ये पूछा है। और सेम तालाब एक जो कि कितने लोग खोद सकते हैं, 4 कुशल लोग कितने दिन में खोद सकते हैं, 8 दिन में खोद सकते हैं। तो डेज से तो डेज कट गया। और यहाँ पर ए की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, k/3 लिख सकते हैं, k/3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से k/3 से 5 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5k। तो कितना हो जाएगा, 8k है। तो k से तो k कट गया, 8 से 8 कट गया। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, ये इसने आपसे पूछा क्या था, डेज पूछा था। तो x आप मान लेते तो x बराबर कितना आ जाता, 4 दिन आ जाता। इनको कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। हमने कितने माने थे, x डेज माने थे, जो कितने हो जाएंगे, 4 दिन लगेंगे। ओके, इस सिंप्लिसिटी से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आंसर। स्थिर पानी में नाव की गति कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर पर हावर दे रखी है। इफ़ द बोट गोज अप स्ट्रीम फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 4 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। नाव की गति मान लो भैया x कितनी, 20 किलोमीटर पर हावर। यदि नाव धारा के प्रतिकूल का मतलब x माइनस के y, 20 किलोमीटर पर हावर की दूरी 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तैर करता है। ये देखो ये स्पीड है, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या, दूरी बटा समय। तो स्पीड कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर हावर की स्पीड आ गई। ये किसकी स्पीड है, x माइनस वाई की। तो धारा की पूछ रहा है मतलब y की पूछ रहा है। x आपको पता है 20 है, तो यहाँ पर x 20 रखने पर y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 15 किलोमीटर पर हावर। ओके, अगर एक बात सुनो, एक बात और, यहाँ पर जो है
यहाँ पर आपको दिया है ऑप्शन में, ये जो है धारा के प्रतिकूल दिया है 20। इसका मतलब क्या है कि नाव तय कर रही है, इसका मतलब धारा जो है वो थोड़ा धीरे बह रही होगी और नाव तेज चलाएगा तभी तो नाव जो है दूरी को तय कर पाएगी। अब इसने क्या बोला है यहाँ पर कि 20 किलोमीटर की दूरी है, 20 किलोमीटर पर आवर की नाव की गति है, तो डेफिनेटली जो धारा की गति होगी वो 20 से तो कम होगी। ना तो ऑप्शन ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, सॉरी ना ये हो सकता, केवल एक ही ऑप्शन है जो इसका पॉसिबल आंसर है। आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते थे। क्वेश्चन में बोला है इसने ए बी सी, ए बी सी, ए बी डी बिंदु, ए सी ई बिंदु इस प्रकार हैं कि डी ई पैरेलल टू बी सी, बिल्कुल, ए डी 1, डी बी 3, तो त्रिभुज ए डी ई एंड ए बी सी का मान क्या होगा, ये एरिया में पूछा, ए आर फॉर एरिया, ए आर रिप्रेजेंट फॉर एरिया। तो यहाँ पर ये रेशियो भी क्या होगा, 1:3 होगा, क्योंकि ये क्या समांतर लाइन है। तो सिंपल सी बात है, ये जब क्या है समांतर लाइन है तो इसमें हम या तो ये कर सकते हैं कि भुजा का स्क्वायर क्या होगा, इनके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर ये मान सकते हैं ये 1:1 है तो डेफिनेटली इनका अनुपात भी क्या होगा, 1:3 ही होगा। इनकी जो जो साइड है ये वाली, इनका अनुपात भी क्या होगा, 1:3 ही होगा। अब इसको ध्यान से सुनते हैं चीज़ों को, 1:3 नहीं, सॉरी 1:4, ये 1 है, 1 + के 3 क्या होगा, 4 होगा। अब इस चीज़ को ध्यान से देखें तो यहाँ ये साइड कितनी की, 4 की, ये वाली साइड कितनी की, 4 की, ये 1 की, ये 1 की, ये 1 की, तीनों 1 की हैं। और ये आउटसाइड वाली जो बड़ा त्रिभुज है इसकी साइड कितनी की, 4 की हैं। तो सिंपल सा एरिया निकाल दो संभव त्रिभुज का, एडी का कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर से आ गया कंपेयर, 1 का स्क्वायर अपॉन में कितना, 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1/16 क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है, नॉट कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर का मतलब ये है, कंपोजिट नंबर यहाँ पर ये है कि एक ऐसा नंबर जिसमें जो एक तरह से प्राइम नंबर हो जिसमें एक के अलावा और उसी संख्या के अलावा भाग ना जाता हो। ये जो संख्याएं हैं इनमें शायद 31 का डिवाइड चला जाएगा और इसमें 17 का डिवाइड जा रहा है, लेकिन 409 क्या है, अपने आप में एक प्राइम नंबर है, इसमें किसी का डिवाइड नहीं जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में बोला है कि ये दो इक्वेशन है और इसमें कोई नो सॉल्यूशन बैठ रहा है, नो सॉल्यूशन आना चाहिए इन दोनों इक्वेशन का, 8y + के 5 = 0। देन अगले में दे रखा है 20x - के ky - के 7 = क्या, 0। तो इसका बोला है कि नो सॉल्यूशन होगा इन दोनों का, नो सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या, नो सॉल्यूशन चाहिए, तो इसके लिए k की वैल्यू क्या होगी। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, जैसे माना कि इक्वेशन है x + के y = 1 और एक और इक्वेशन है x + के y = 2, तो आप देख पा रहे हो सेम इक्वेशन लिखी हुई है लेकिन जो वैल्यू है वो अलग अलग है। तो इट मीन्स ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सेम इक्वेशन के लिए दो अलग अलग वैल्यू हों, तो ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो हमें सेम कंडीशन कहाँ पर बनानी है, यहाँ बनानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा ये करेंगे कि आप क्या कर लो कि 7 का डिवाइड कर लो, 7 का डिवाइड करोगे और इसमें क्या होगा, या फिर यहाँ पर 21 का मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ 14 का मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ 21 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो k के साथ क्या होगा, -k × 14, और यहाँ क्या होगा 8 × 21। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो y के कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, तो बस ये सॉल्व हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 × 21 और 2 से कट गया कितनी बार, 2 से कट गया ये, वेट, हाँ 2 से कट गया कितनी बार, 4 बार। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12। अगर k की वैल्यू -12 हो गई तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर k की वैल्यू -12 नहीं हुई तो उस कंडीशन में क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। बस इतना फ़र्क है। तो यहाँ पर k की वैल्यू को क्या होने मांगता है, -12। बात समझ में आई, k की वैल्यू -12 हुई तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। 3, 5, 7 में से 2 अंकों वाली कितनी संभव संख्या बनाई जा सकती हैं, अंकों के दोहराव की अनुमति है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, दोनों में देखेंगे, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड और नॉट अलाउड का भी देखेंगे, कोशिश करेंगे। इसने बोला 2 डेट की संख्या बनानी, एक तो डेट ये रही, एक डेट आपकी ये रही। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, इसने बोला है कि 3, 5, 7 में से कोई भी 2 अंक ले सकता हूँ मैं, अंकों के दोहराव की अनुमति है। तो मैं यहाँ पर 7 ले सकता हूँ, यहाँ पर भी 7 ले सकता हूँ, यहाँ पर 5 ले सकता हूँ, यहाँ पर भी 5 ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ मैं। तो सिंपल सी बात है, 3 चांस मेरे पास यहाँ पर है और 3 चांस ही मेरे पास यहाँ पर है, तो कितने चांस हो गए, 9 चांस हो गए। कब, जब मैं दोहराव की अनुमति ले रहा हूँ, दोहराव की अनुमति है।
तो उस कंडीशन में आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर हो गया सेकंड। लेकिन अगर दोहराव की अनुमति ना होती इस क्वेश्चन में, तब क्या करते, यहाँ पर मैं 3 संख्या ले सकता हूँ और यहाँ पर मैक्स कितनी बच जाती, 2 बच जाती, तब कितना आंसर आता इसका, 6 आता। यहाँ पर 3 उल्टा भी कर सकते थे, ओके, ये चीज़ क्या हो जाती, 6 आती। कब, जब दोहराव की अनुमति ना होती। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको भी आप सिंपल कर सकते हो यार, बॉड मास का तरीका लगाना है इसमें। महत्तम समावर्त HCF पता करना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें क्या होगा, 16×3 = 48, 16×7 = 84 और ये कितना होगा 20, तो कितना होगा 8 आएगा आई थिंक, 8 × 8 = 24, 8 आना चाहिए। ओके, 12 का डिवाइड 16 में तो जा नहीं सकता, 16 का जा सकता है बट 16 का इसमें नहीं जा सकता, 16×5 = 80, 16×2 = 32, तो ये क्या होगा जो है 102, 16×3 = 48, 16×7 = 16 कितने हो गए, एक बार देखते हैं, 16 एकम 16 डिवाइड नहीं जा पा रहा यार, 8 कई बार होता है दिमाग काम नहीं का, तो 5 10, 2 3 4 बिल्कुल जाएगा ही नहीं यार, ये 4 बार कट जाएगा, 13 बार कट जाएगा, मतलब ही नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जिनका सभी नंबर्स में क्या जा सकता है, डिवाइड जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये भी बॉड मास का है आपका, ये भी सिंपल सा है, प्लस को माइनस बना दो, गुणा को भाग बना दो, और ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन आपको बोला है कि -1, -1, 0 और 2, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में विभाजित अनुपात में आंतरिक विभाजित करने वाले बिंदु का जो है कोऑर्डिनेट इसमें पूछें। तो ये इसमें क्वेश्चन बोला है कि -1, 0 और 2, 1 के बीच में एक ऐसा बिंदु है जो क्या कर रहा है, इस भुजा को 2:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हमें इस बिंदु को क्या करने, निर्देशांक पता करने, बस सिंपल सा यही क्वेश्चन है। ओके, देखो इसका एक तरीका है, फॉलो कर लो वो। देखो मिड वाला नंबर निकालना है, मिड वाला अगर पॉइंट निकालना है तो उस कंडीशन में क्या करोगे, x1 + के x2 अपॉन में क्या n जो है, आप देखो मिड वाला निकालना है, यहाँ पर क्या है m और n है, तो अपने आप में क्या मान लो ये अनुपात हैं, तो ये क्या हो जाएगा mx2 + के nx1 1 अपॉन में क्या m + के n। सेम y कोऑर्डिनेट के लिए my2 + के ny1 अपॉन में क्या m + के n। तो सॉल्व कर लो, यहाँ पर m कितना है 2 है, x2 कितना है 2 है, और x1 कितना है -1 है। तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 में से कितने जाएंगे, 2 दूनी 4 में से 1 एकम 1 माइनस के जाएगा, तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे, और ये कितना है 3 है तो 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर m की वैल्यू कितनी 2 है, n की वैल्यू कितनी 1 है, x की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है -1, y1 कितना है, y1 है 0, ओके जी, और x2 कितना है, x2 अपना 2, और y2 कितना है, y2 अपना 6। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, कितना आ जाएगा 2 3 6, ऑप्शन में कितना होना चाहिए, 2 6 12, 12/3 4 होना चाहिए, ऑप्शन 2 इसका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए परफेक्ट। अब इसके बाद आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर जो है अंतिम क्वेश्चन अंकित मूल्य का। ए शर्ट वॉज मार्क्ड एट ₹1600 ड्यूरिंग ए दिवाली फेस्टिवल ऑफर, 10% डिस्काउंट वॉज अलाउड ऑन इट, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट। देखो भाई सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य दे रखा। आप एक दुकान में गए, वहाँ देखा, आपने शर्ट उठाई, देखा भाई 1600 का टैग मार्क लग रहा है, आपने कहा भाई मैं नहीं लूँगा इसको, आपको दिवाली ऑफर पे कुछ ना कुछ तो कम करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि इस पर भैया 10% छूट है, 10% आप कम कर लेना और कुछ नहीं है। तो 10% कितना हो गया, 160 रुपये। आपने 160 करने पर कैलकुलेट की तो पता लगा कि कितने की हो गई, 1440 की होगी, आपने फट खरीद ली। तो इसका क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य होगा किसके लिए, दुकानदार के लिए, आपके लिए क्या हो गया, लागत या जो है क्रय मूल्य हो गया। 1440 क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। और जितना हो सकता है ना अच्छे से पढ़ो इसको, नोट आउट करो, तभी काम करेगा ये चीज़। ओके, गुड लक।